नमः संस्कृताय मित्रों। संस्कृत बिग बाजार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए हम सभी अपनी प्रातःकालीन जो हमारी बाबूराम सक्सेना की क्लास चल रही है, तो बाबूराम सक्सेना में अभी तक हम लोग इसके पूर्व में जो आपका बाबूराम सक्सेना में संज्ञा प्रकरण दिया हुआ, जो आपका प्राकथन है वो सब, और उसके साथ ही साथ आपको जो प्रथम सोपान है जहाँ पर वर्णों के विषय में दिया गया वर्ण विचार, इन दोनों का हम लोग ने अध्ययन कर लिया है। आज से हम लोग संधि विचार था जो आपका बाबूराम सक्सेना का द्वितीय सोपान है, तो द्वितीय सोपान में आपको संधि के विषय में बताया गया है। तो इसी द्वितीय सोपान में आज हम लोग संधि के विषय में पढ़ेंगे, और संधि में भी क्योंकि नाम की सार्थकता पर हमारा विशेष क्लास होगी कि किसी भी संधि का नाम भाई स्वर का नाम स्वर क्यों पड़ा, व्यंजन का नाम व्यंजन क्यों पड़ा, और विसर्ग का नाम विसर्ग क्यों पड़ा। तो अब आप एक बात यहाँ समझिए, जो आपकी ये स्वर संधि है, यहाँ पर मान लीजिए जो आपको पहले तो संधि हमको समझना है, तो पहले संधि भाई व्याकरण के हिसाब से देख लिया जाए, संधि आपको कैसे बनता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय सम धातु, ये आपको बनता है संधि। अब आपको जो संधि में अभी देखिए हम लोग बाबूराम सक्सेना पर थोड़ा सा बात नहीं करेंगे, बाबूराम सक्सेना की बात होगी आपको कम से कम एक हफ्ते बाद इस वाले विचार में। तो संधि पर श्रम धातु की अगर आपसे कभी संधि में प्रकृति प्रत्यय इत्यादि पूछा जाए तो यह श्रम उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय है। अब यहाँ पर हमको देखिए करना क्या है, श्रम धा की। अब संधि का जो भेद होता है, तो संधि देखिए कुछ लोग भाई संधि में 3 भेद स्वीकार करते हैं और कुछ लोग संधि में 5 भेद। तो संधि में देखिए जो 3 भेद मानने वाले हैं संधि, कुछ लोग कहते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार, और कुछ बताएंगे आपको कि संधि 5 प्रकार की होती है, संधि 5 प्रकार। 5 प्रकार वाले देखिए कौन कौन से प्रकार आपको बताएंगे, और 3 वाले कौन कौन से। 5 देखिए संधि को जो 3 मानते हैं वो भैया कौन कौन सा भेद स्वीकार करें। तो संधि का 3 भेद मानने वाले मानते हैं क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपकी 3 संधियां हुई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, अब आप देखिएगा जिस संधि का नाम स्वर है उसमें जरूर कुछ न हेर होकर स्वर में ही कंडीशन बदलेगा। और दूसरा आपका है व्यंजन, तीसरा है संधि। अब जो संधि के 5 भेद मानते हैं ये कौन कौन सा मानते हैं, इनको भी देख लीजिएगा। जो 5 भेद मानते हैं, एक मानते हैं पहला, तो ये भी स्वर संधि को मानते हैं स्वर संधि। दूसरा मानते हैं व्यंजन संधि, और तीसरा आपको मानते हैं विसर्ग संधि। अब ये 2 एक्स्ट्रा किससे मान है, तो आप समझिएगा 2 एक्स्ट्रा इनके यहाँ कौन है, विसर्ग संधि। अब देखिए जो इनके यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो एक आपका है प्रकृति भाव, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि। और एक आपको मानते हैं स्वादि, जो सु आदि प्रत्यय है आपके, तो वहां से एक संधि होती, कहते हैं स्वादि संधि। ये आपका इतना हुआ। देखिए ये सब प्रश्न आपको ना इंटरव्यू इत्यादि में पूछे जाते हैं, कि मान लीजिए आपसे कभी पूछ लिया गया भैया संधियां कितनी है, तो आप बताएंगे 3। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहीं पर क्या संधियां 5 भी होती हैं, आपने कुछ पढ़ा उनके विषय में कुछ जानते हैं तो बताइए। तो आपको बताना होगा कि हाँ भाई देखिए
कहीं कहीं पर 5 प्रकार की संधियां मानी जाती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव और श्वाद संधि। तो अब ये जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, तो आप समझिएगा इनकी क्या क्राइटेरिया होगी। स्वर संधि देखिए कहाँ पर होगी, इसके लिए क्या शर्त है। स्वर संधि होने के लिए आपके पास देखिए क्या क्या नियम होने चाहिए। तो स्वर संधि में सीधे सीधे कहा कि भैया अगर स्वर संधि हम वहीं पर मानेंगे, प्लस के जैसे 2 पद होंगे, यहाँ भी स्वर होगा और यहाँ भी स्वर होगा, तभी आपका स्वर संधि होगा। स्वर संधि में आपको केवल एक क्राइटेरिया देखनी है कि प्लस के दोनों साइड, अब कौन सा स्वर है कौन सा नहीं, लेकिन स्वर होगा तो संधि हो जाएगी, चाहे समान हो चाहे असमान स्वर हो, कोई भी स्वर हो, स्वर है दोनों साइड तो आपको संधि हो जाएगी। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में देखिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। एक आपका है कि भैया अगर व्यंजन के बाद व्यंजन हो, व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो भी आपका व्यंजन हो जाएगा, संधि हो जाएगी। और यदि व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर हो तो भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। अब आपको विसर्ग संधि में इसी प्रकार हम लोग आएंगे, तो विसर्ग में भी आपको 2 कंडीशन मिलेगी। विसर्ग संधि में भाई देखिए आपको 2 कंडीशन यहाँ भी मिलती है। विसर्ग संधि, अब विसर्ग में आपको 2 कंडीशन क्या मिलेगी, एक तो मिलेगी भैया पहले पद में क्या हो, यहाँ विसर्ग हो चाहे बाद में स्वर हो तो भी, और यहाँ विसर्ग हो बाद में व्यंजन हो तो भी आपको ये संधि कार्य हो जाए। अब जैसे हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका स्वर संधि में है, मान लीजिए विद्यालय, आपको देखिए विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ आप देखिए तो विद्या में भी यहाँ पे अ है और यहाँ भी अ है, तो दोनों कंडीशन में आपको स्वर प्राप्त है, तो इसलिए आपको ये संधि कार्य होकर आपको रूप बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा, विद्यालय। दूसरी कंडीशन है करें व्यंजन प्लस व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो देखिए कैसे आपको, जैसे आपको एक पद है सत प्लस चित, सत प्लस चित। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि इधर क्या है व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है भाई, इसको तोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा, फिर हरा स्वीकार। तो व्यंजन प्लस व्यंजन है तो हमारा बन जाएगा क्या, सच्चित हो जाएगा, और इसमें सच्चित। और एक करें कि व्यंजन प्लस स्वर होगा तो भी आपका बन जाता है, जैसे जगत प्लस ईश बनता है जगदीश, जगदीश। फिर आपका करें कि विसर्ग के बाद यदि स्वर होगा तो भी भैया, तो विसर्ग देखिए ऐसे तो आएगा नहीं, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही आता है, ये नियम। मान लीजिए कोई भी वर्ण रहेगा उसके बाद विसर्ग लगेगा, जैसे रामः प्लस अस्ति, रामः प्लस अस्ति। अब यहाँ पे तो रूप प्लुत याद लग के आपको हो जाएगा रामो अस्ति, इसका रूप बन जाएगा रामो अस्ति। अब समझिएगा, अब विसर्ग के बाद व्यंजन वाला भी है, जैसे अभी कृपा शंकर भैया बताए थे यश प्लस दा, यश प्लस दा बराबर यशोदा, ये आपको पूछा जाता है, यशोदा में खूब पूछा जाता है और लोग यहाँ पे गुण संधि मार देते हैं, गलत हो जाता है। आपको यहाँ पर क्या है विसर्ग संधि है, तो यश प्लस दा यशोदा, राम प्लस अस्ति रामो अस्ति, विद्या प्लस आलय विद्यालय, सत प्लस सचित, जगत प्लस ईश जगदीश। अब आपको ध्यान देना है कि जब आपको संधि का निर्धारण करना है
तो आपको इस वाले पद पर बिल्कुल नहीं जाना है। आपको यहाँ देख लेना क्या अंतिम में स्वर है तो यह स्वर संधि हो जाएगी, अंत में व्यंजन है तो व्यंजन संधि, यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग संधि ही हो जाए। बाद में आपका कुछ भी देखिए स्वर के बाद स्वर है तो स्वर संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन है तो भी व्यंजन होगा, व्यंजन के बाद स्वर होगा तो भी हो जाएगा, और व्यंजन के बाद विसर्ग कभी भी प्रारंभ में आ नहीं सकता, समझिएगा। और विसर्ग के बाद यदि स्वर है तो भी आपको विसर्ग संधि हो जाएगी, और विसर्ग के बाद यदि व्यंजन है तो भी आपको हो जाएगा व्यंजन संधि। तो कुल मिलाकर हमको संधि में कहाँ देखना है कि भैया अगर हमको संधि मान लिया हमको नहीं पता है, चले इसमें स्वर का कौन सा भेद होगा व्यंजन का, कम से कम हमको ये तो पता हो जाएगा ना कि इसमें स्वर है कि व्यंजन है, कि भेद कौन सा है बाद में पता चलेगा, पहले स्वर व्यंजन विसर्ग हमारा क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप लोग इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो आपको पता चल जाए। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भैया सचित्र में स्वर संधि है, तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर देखना पड़ता है, तो आप देख रहे हैं सत, यहाँ व्यंजन है, तो आपको स्वर संधि यहाँ पर हो ही नहीं सकती, आप मानेंगे नहीं, आप उसको दिखा देंगे कि भैया देखो ये नियम है कि व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन होता है, और व्यंजन के बाद स्वर हो तो यहाँ व्यंजन है, बाद में व्यंजन है, इसका मतलब व्यंजन संधि है, यहाँ पर आपकी स्वर संधि नहीं हो सकती। ये तो हुआ आपका इतना। अब आइए हम लोग चलते हैं स्वर संधि पर। स्वर संधि का नाम स्वर संधि क्यों पड़ा, ये समझिएगा। हम लोग चले स्वर संधि। अब मान लीजिए कोई कहा भैया स्वर संधि का नाम स्वर संधि ही क्यों पड़ा, तो क्योंकि यहाँ देखिए जो संधि कार्य होता है दो स्वरों के मध्य ही होता है, तो जब भैया दो स्वरों के मध्य काम हो रहा है तो उसका तो स्वर संधि नाम ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो भी संधि कार्य होगा आपको दोनों साइड में, इधर भी स्वर मिलेगा प्रारंभ में और उधर पहले शब्द का अंतिम स्वर हो जाएगा और दूसरे शब्द का पहला भी क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर कहीं भी संधि कार्य हो रहा है तो यह उस स्वर संधि ही हो जाएगा। अब आप समझिएगा, ये तो हुआ स्वर संधि, और स्वर संधि में हम लोग 8 संधियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए उन्हीं का भाई हम नामकरण आपको बताएं। तो 8 संधियों में आपको ऐसे लिखना है, 1 8, ये आपका है। तो 8 में देखिए आपको ऐसे नहीं, आपको 8 किसी तरह नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें नाम की सार्थकता चल रही है, तो आपको क्रम का भी ध्यान रखना है। तो दीर्घ गुण यण वृत्त, क्योंकि पहले हम दो दो अक्षर वाले जितने भी संधियां लिख लेंगे, दीर्घ गुण यण वृद्धि, मान लीजिए दीर्घ स्वर संधि, और आप पूरा इसको लिखेगा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब इसके बाद देखिए तो हमारे दो दो अक्षर वाले हुए। अब इसमें हम 3 वालों पर आते हैं, तो ये आपका एक है अयाद स्वर संधि। और आपका छठा है पूर्व रूप, क्योंकि 3 के बाद हमको 4 अक्षर वाले देखना है, पूर्व रूप स्वर संधि। और 5वां है हमारा पर रूप, पहले पूर्व रूप फिर पर रूप स्वर संधि। और एक हमारा है जिसको कुछ लोग स्वतंत्र संधि मानते हैं प्रकृति भाव को, और हम प्रकृति भाव को कहाँ पढ़ लेते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत प्रकृति भाव
स्वर संधि। अब देखिए इसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। और आपको जब भी लिखना है आपको इनका नाम ऐसे लिखना नहीं, ये नहीं कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया यण किसका भेद है, हाँ प्रकृति भाव किस संधि का भेद है। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो जब आप लोग पढ़े पता चला आप लगा देंगे व्यंजन में, विसर्ग में, लेकिन जब याद ही आप कर रहे हैं कि प्रकृति भाव स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तो आपको एक बात तो क्लियर है कि इसमें स्वर संधि का ही भेद है ये सब, तभी तो इसमें स्वर संधि आगे लगा हुआ है। तो आप जब भी पढ़िएगा आप ऐसे ही पढ़िएगा कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। अब आपको देखिए कि जो दीर्घ स्वर संधि है इसका नाम आपको दीर्घ क्यों पड़ा, और दीर्घ के बाद स्वर लगा है ये भी देखिएगा, दीर्घ संधि ने दीर्घ स्वर संधि, इसका मतलब आपको यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें संधि कार्य होने के बाद इसमें दीर्घ स्वर हो जाएगा, इसीलिए इसका दीर्घ स्वर संधि नाम है। इसमें कोई भी वर्ण आएगा आप चाहे जैसे हो जाए, भाई वो व्याकरण का नियम आगे आपको लगेगा, लेकिन इसमें संधि कार्य होने के बाद आपको दीर्घ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं भैया अपने केजी वाले ग्रुप में। तो केजी में आपको एक पढ़ाया जाता है क्लास 1 में कि भैया छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री, बड़ी री, फिर ए आई ओ औ अ पढ़ा दिया जाता है आपको, वहां पे छोटा बड़ा नहीं पढ़ाया जाता। तो अब आप देखेंगे बड़ा यहाँ पे कौन कौन सा है, आ है, ई है, ऊ है, री। तो अर्थात जब संधि कार्य होने के बाद, अब मान लीजिए कोई भी दो स्वर आएंगे, भाई इधर भी कुछ स्वर रहेगा इधर भी रहेगा, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे बदल कर बड़ा आ हो जाएंगे, कभी बदल कर बड़ी ई हो जाएंगे, कभी बड़ा ऊ हो जाएंगे और कभी यही बदल कर बड़ी री में हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, ये आपको दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो अब भाई हमको नहीं पता भैया कब होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक बार में ही आपको उदाहरण बता देंगे, सब बता देंगे, जिससे आपका भी नहीं क्लियर होता और जो पढ़ा रहे हैं उनका तो सच में नहीं क्लियर होता। तो अब आप देखिए आपको करना क्या है, पहले तो आप ये देखिए कि दीर्घ संधि कार्य होने के बाद कोई भी स्वर आएगा चाहे जैसे हो जाए, लेकिन होगा क्या, अगर हमको संधि कार्य होने के बाद ये मिल रहा है आ, ई, उ और री, यदि संधि कार्य होने के बाद ये चार वर्ण आ रहे हैं तो भैया ये दीर्घ स्वर संधि हो जाए। यदि संधि कार्य होने के बाद आ, ई, उ, री ये चार वर्ण आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब आइए दूसरे का नाम है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में अब आपको गुण कहाँ से मिलेगा, तो जब हम अभी आपको पढ़ा रहे थे प्राक कथन, बाबूराम सक्सेना में प्राक कथन अथवा संज्ञा प्रकरण समझिएगा, तो वहां पर आपको एक बात बताए थे कि गुण किसको मानते हैं, तो कहते हैं एक सूत्र कहते हैं अदेंग गुण। तो अदेंग गुण में क्या आ रहा था, अत एंग, अत एंग, अभी ज्यादा सूत्र पर हमको ध्यान नहीं देना, अत एंग। तो अत मतलब ह्रस्व अ और एंग मतलब ए, इन तीन वर्णों की क्या हो रही थी, गुण संज्ञा हो रही थी, लेकिन जो ह्रस्व अ है ये कभी आप समझिए अर के रूप में आएगा, आप ये भी समझिएगा, और कभी अल के रूप में आएगा। लेकिन अभी हमको कितना समझना है, यदि संधि कार्य होने पर अ, ए,
ओ अ। अभी देखिए ये स्वतंत्र रूप से नहीं आता, ये आपको कभी आएगा अर के रूप में आएगा और कभी अल के रूप में, ए ओ। यदि ये तीन वर्ण आ रहे हैं, कौन कौन से, यदि मान लीजिए कोई भी वर्ण आया संधि कार्य करके उसमें अ ए ओ, कोई भी कंडीशन थी, मान लीजिए दो कुछ भी सूत्र लगे, मान लीजिए जैसे प्लस है, एक इधर वर्ण है एक इधर है, दोनों स्वर होंगे। अब ये संधि कार्य करके क्या हो रहा है भैया, यहाँ आ रहा है, जब भी आएगा या तो अर के रूप में आएगा या तो अल के रूप में आएगा, तो भी आपका गुण। फिर मान लीजिए दो स्वर कोई आए, फिर आपको संधि कार्य करके ए हो रहा है, फिर ओ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमको, अब ये हमको नहीं देखना है भैया कब होगा किस कंडीशन में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सब देखिए दूसरे चरण का बात है, और आपको पहले ही चरण में इतना बता दिया जाता है कि आपको हमेशा भ्रम बना रहेगा। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया दीर्घ का नाम दीर्घ है क्यों पढ़ा, हम इसको और तो कह सकते थे, तो आपको बताने के लिए आपके पास पर्याप्त मैटर रहे, देखिए इसलिए देखिए थोड़ा से हमारे क्लास में टाइम ज्यादा लग जाता है, उनको पता है। तो कुछ मित्र होते हैं ना, कहते हैं भैया थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया करो, अब फास्ट पढ़ाने के चक्कर में यही होता है कि अपने मन का नहीं पढ़ा पाते। पढ़ा तो देंगे भाई, देखिए पढ़ाने में कुछ नहीं होता, फास्ट पढ़ाना और आसान होता है। तो अ ए ओ आपको क्या हो जाएगा, गुण संज्ञक हो जाएंगे। और क्यों ये गुण संज्ञक है, क्यों गुण संधि हो रही है अ ए होने पर, क्योंकि पाणिनि ने क्या कहा कि कहीं भी यदि व्याकरण शास्त्र में अ ए ओ है तो भैया गुण माने जाएंगे। तो जब संधि कार्य होने पर आपको अ मिलेगा अर या अल के रूप में, अथवा ए और ओ, ये तीन वर्ण आएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। अब यण क्या है, तो यण है आपका एक प्रत्याहार, यण आपको आता है य व र ल, ल। अब संधि कार्य होने के बाद कहीं भी देखिए, अब पता नहीं किसका होगा भैया, स्वर ही होंगे बदलेंगे कि व्यंजन बदलेगा, ये तो हमें अभी नहीं पता है, लेकिन जो इसका नाम यण रखा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें संधि कार्य होने के बाद क्या हो जाएगा, कभी यह हो जाएगा, कभी वह हो जाएगा, कभी र हो जाएगा और कभी ल हो जाएगा। तो संधि कार्य होने के बाद जब आपको हो सकता है कि भैया कोई स्वर ऐसा आए जो अपने आप को य में परिवर्तित कर दे, अपने को व में कर दे, र में कर दे, ल में कर दे, ऐसे, तो क्या होगा, जब कोई भी स्वर वर्ण अपने आप को भैया य व र ल में अथवा संधि कार्य होने पर य व र ल में कोई भी स्वर आपको कहाँ य में बदल जाए या व में बदल जाए, र में बदल जाए या ल में बदल जाए, अर्थात यण प्रत्याहार का वर्ण हो जाए, कोई भी स्वर बदले और कहाँ हो जाए, यण प्रत्याहार का वर्ण हो जाए, तो आपको क्या होता है, स्वर वहां पर यण स्वर संधि होती है। अब आप देखिएगा वृद्धि स्वर संधि, तो आप ये समझिएगा लौकिक जगत में थोड़ा सा दीर्घ और वृद्धि में अंतर नहीं मानते, आप ये भी समझिएगा। अगर भाई देखा जाए तो दीर्घ मतलब बड़ा और वृद्धि मतलब भी बड़ा, लेकिन भाई अगर देखा जाए तो आपके कहें आपके वृद्ध पिताजी और आपके दीर्घ पिताजी, तो अंतर तो बहुत है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हम बड़े शब्द के लिए, बड़ा बताने के लिए कभी दीर्घ का प्रयोग कर देते हैं, कभी वृद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप ये जानते रहिएगा, दुनिया का कोई भी शब्द किसी शब्द का पर्यायवाची नहीं हो सकता, आप ये समझिए। भले आपको इतना बचपन में रटा दिया गया कि भैया इसका कमल का पर्यायवाची पंकज होगा, नीरज होगा, जलज होगा, इत्यादि होगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा दुनिया का कोई भी शब्द किसी भी शब्द की पर्यायवाची नहीं हो सकता, इसको आप समझ लीजिए। मैं एक दो उदाहरण आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपका जल है, पानी मान लीजिए कहते हैं, तो जल का पानी, तोय, अम्बु, ये सब होता है। तो आप मान लीजिए जहां आप जल रखेंगे, जल जल, अब मान लीजिए अगर कहीं इसका पर्यायवाची क्या है, पानी है, नीर है, अम्बु है, तो ये मान लीजिए इतने, मान लीजिए जो भी है ना। अब आप समझिएगा अगर कोई कह रहा है कि भैया ये पर्यायवाची होते हैं, हम कहें ठीक है, तो
अब मान लीजिए जहां आप गंगा जल प्रयोग कर सकते, गंगा जल लिखते हैं, गंगा जल, क्या यहाँ आप गंगा पानी लिख सकते हैं? अथवा गंगा तो आपको आज तक कहीं प्रयोग मिला? गंगा नीर आपको कहीं प्रयोग मिला? नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए सबका भैया अपना विशेष है। तो गंगा जल भाई देखिए, अब अगर ये पर्यायवाची होते तो आप चाहे जो प्रयोग कर सकते और आपको वही अर्थ होना चाहिए, वही भाव आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब गंगा जल और गंगा पानी, अगर आप कहीं गंगा पानी कह देंगे तो हो सकता है भैया कोई आपके ऊपर नाराज हो जाए कि भैया इनको बोलना नहीं आता, जबकि आप बोल क्या रहे हैं, पर्यायवाची ही तो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझिएगा केवल पानी के परिप्रेक्ष्य में नहीं, सब जगह आपका एक दुनिया का कोई भी शब्द किसी भी शब्द का पर्यायवाची नहीं हो सकता। बाकी भले हमको बचपन में इतना रटा दिया गया पर्यायवाची शब्द, हम लोग इसी में खूब कूटे जा रहे थे। रोज पूछा जाता था, रोज कुटाई होती थी हम लोगों की, रोज हम लोग ऐसे कुछ लोग थे रोज मार खाने वालों में से। और वृद्ध स्वर संधि क्या है? अब समझिएगा दीर्घ और वृद्ध तो ऐसे समानार्थी है, लेकिन अब यहाँ देखिएगा, अब वृद्ध स्वर संधि तो पाणिनि क्या किए हैं भैया, ये भी बता दिए कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं। तो हमने आपको कहा वृद्धिरा दैच, तो पाणिनि कहते हैं कि आत और ऐच, अर्थात आप समझिए आ कभी आएगा आर के रूप में आएगा और कभी आल के रूप में आता है, ये भी याद रखिएगा, आर आल, और आई और औ। यदि संधि कार्य होने पर कहीं आपको आई और औ, ये जब और आ जब भी आएगा, या आर आल के रूप में आएगा, जैसे गुण में अर और अल आता है ना, उसी प्रकार वृद्धि में आएगा। अब ऐसे तो भैया अगर आ के रूप में आता तो भैया ये हो जाता है विवाद, यहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ाई कर लेते, कहते देखो आ हो रहे हो, दीर्घ कहता हमारी कंडीशन है, वृद्धि कहता हमारी। तो पाणिनि कहें देखिए आपको भले जुड़ेगा, लेकिन ये जब भी आएगा आर या आल के रूप में ही संस्कृत में मिलेगा। तो अब देखिए संधिकार होने के बाद या तो आ मिले, या तो ऐ मिले, या तो औ मिले। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, इसको ये हमारा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अब किसका होगा किसका नहीं होगा ये तो अगले चरण में देखा जाएगा। अब है आपका देखिए अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि में क्या है, देखिए इस पूरे संधि का नाम था, इसका ऐसे नाम था अय अव आय आव स्वर संधि। स्वर संधि इसका पूरा नाम ऐसे था, आय अव आय आव स्वर संधि। तो भैया इसने में देखिए व्याकरण वालों को बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और संस्कृत वाले तो अर्धमात्रा लाघवन पुरुषों मनते भैया कर रहा है, तो अगर आधी मात्रा कम कर ले जाए तो पुरुषों की भांति मनाते हैं। तो उसी प्रकार उनको एक चीज लगा कि भैया यहाँ ऐसा करो, ये जो आय अव आय आव है इसको कर दो आय, और इसका जो 3 पद हैं इनमें लगा दो आदि स्वर संधि। ये क्या हुआ, अब इसमें है आपका यह आय, आपको हो जाता है यही अयादि स्वर संधि। अब इस अयादि स्वर संधि के अंतर्गत समझिए ये अव आय आ वही समझ सकता है अयादि में जो इसकी एक पीढ़ी पहले देखा हो। जैसे अगर हम आपसे बात बोले कि राम आदि जंगल गए, समझिएगा राम आदि जंगल गए। अब राम आदि जंगल गए से आदि पद से लक्ष्मण जी का और सीता माता का बोध वही कर सकता है जो रामायण की कथा को, रामचरितमानस की कथा को पढ़ा होगा, सुना होगा। वो तो बोध कर लेगा कि भैया राम आदि से मतलब सीता और
लक्ष्मण भी भैया बन गए थे, तो आदि पद से किसका बोध हो गया? सीता और लक्ष्मण का ही बोध होगा, अर्थात भगवान राम के साथ साथ सीता माता और लक्ष्मण भैया भी कहाँ गए? बन गए। ये अब वो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो रामायण नहीं पढ़ा है, वो इस बात से आदि पद से नहीं समझ पाएगा। तो जो अगर आपको एक बार इसको विस्तृत नहीं देखा है, सूत्रों को नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ पर अयाद स्वर संधि से उसके लिए आपको वो ये समझ सकता है कि आदि कर है तो कुछ और है, लेकिन कुछ और में अव आय आव है ये नहीं समझ पाएगा। इसके लिए उसको क्या पूर्व की स्टोरी पता होनी चाहिए। तो देखिए इस संधि का पूरा नाम ऐसे था, अय अव आय आव स्वर संधि। तो इनको भैया पढ़ रहा था नाम बड़ा, और ये थोड़ा सा पढ़ने में भी इनको अटपटा लग रहा था। कहीं इनका एक काम हो सकता है कि भैया इनको क्या कर दो, अयादि स्वर संधि पहला ले लो और उसके बाद लगा दो आदि। हाँ, तो अय आदि स्वर संधि, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब संधि कार्य होने के बाद क्या हो जाएगा, आय हो जाए, अब हो जाए, आय हो जाए या आव हो जाए। अब किसका होगा भाई, किसी स्वर का ही होगा, क्योंकि स्वर से नीचे ला व्यंजन का तो हो नहीं सकता। तो किसे जब कोई स्वर आय आव आय आव में बदल जाए, कोई भी स्वर आएगा, हो सकता है कि भैया एक ही स्वर चारों रूप में ले रहा था, चार स्वर अलग अलग होंगे, तो ये तो भाई बात की बात है, जब सूत्रों में हम लोग देखेंगे तब। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, अभी हमको इतना समझना है कि जो आय आव आय आव, ये क्या है, आय आव आय आव जब संधि कार्य होने पर हमको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अयादि स्वर संधि हो जाएगी। अब देखिए करें कि पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि। तो पूर्व रूप स्वर संधि में क्या है, समझिएगा, पूर्व रूप माने कि पूर्व का रूप आपको सुरक्षित कर लिया जाए। पूर्व रूप मतलब जब संधि कार्य हो और आपका क्या हो, पूर्व का रूप सुरक्षित, पूर्व का रूप मतलब था जब हम पूर्व वाले रूप में जो भी पद होगा उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो जहाँ पूर्व का रूप सुरक्षित होता है कि संधि कार्य होगा, तो भैया बाद वाले से आप चाहे जो करिए, बाद वाले में ही आपका कुछ परिवर्तन करना है तो करिए, लेकिन हम जो हमारा पूर्व का रूप है उसको हम सुरक्षित रख लेंगे। तो ये होता है आपका पूर्व रूप स्वर संधि। पर रूप स्वर संधि में क्या है, यहाँ क्या है कि संधि कार्य होने पर मतलब बाद वाला, बाद का रूप सुरक्षित रहेगा। देखिए जब हम संधि कार्य तो करें तो मान लीजिए हम पहले वाले पद में जो भी हमको करना है कर देंगे, लेकिन जो दूसरा पद होगा, जो बाद वाला पद होगा, उसमें हम कोई भी इधर उधर नहीं करेंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात जहाँ पे पूर्व वाला रूप सुरक्षित रहे और बाद वाले रूप में स्वर संधि हो या तो कुछ अदला बदली हो, वो होता है पूर्व रूप। और जहाँ पर बाद वाला रूप सुरक्षित रहे और पूर्व वाले में ही काम हो, वो होता है आपका पूर्व रूप। अब आपका है प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव होता है भैया जो जैसा है उसको वैसा ही रहा दिया जाए, वही है ना, कि मतलब जहाँ कुछ भी आपको परिवर्तन न किया जाए। क्योंकि ऐसे भी कुछ कंडीशन आए हैं कि भैया जहाँ आपको क्या है, कोई परिवर्तन न किया जाए, तो ऐसे में आपको क्या होता है भैया, देखिए वहां पर ये होता है प्रकृति भाव स्वर संधि होता है। प्रकृति भाव का मतलब क्या है, समझिएगा इसको शॉर्ट कर में। प्रकृति भाव वहां पर होता है जहां पर संधि कार्य मतलब कुछ भी आपको चेंजिंग ना हो, कुल मिला के जो जैसा है उसको वैसा ही रख दिया जाता है। तो ये आपका होता है
प्रकृति भाव। जैसे प्रकृति भाव में आपका देखिए कैसे आपको बनेगा, एक मिनट आपको जैसे आपका देखिए एक पद आपको मिलता है होत्री ऋकार है, संधि करा के बनाते हैं होत्री ऋकार है। तो कहीं भैया देखिए अब आपके पास दो कंडीशन है, समझिएगा। यहाँ पर क्या है, री है, इधर भी री, तो चाहे तो आकाशवाणी दीर्घा तुरंत कर देता, लेकिन करें अगर आप यही आकाशवाणी दीर्घा न करें, आप क्या करें, इसी पद को हटाएं और इसमें आप सीधा लिख दें होत्री ऋकार। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए हम कोई छेड़खानी नहीं किए, आपको सीधे क्या बन जाएगा, आपका ये होत्र ऋकार रूप ही बन जाएगा। अब यही अगर आप इसमें कुछ कर देते भाई, दीर्घ कर देते, क्योंकि आकाशवाणी दीर्घ से यहाँ दीर्घ भी प्राप्त है, तो आपको क्या हो जाता है, ये दीर्घ स्वर संधि में चला जाता। तो कहना देखिए जब जैसा हो हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे भैया, बस प्लस हटा के उसको जोड़ देंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमारा होता है होत्र ऋकार अर्थात प्रकृति भाव स्वर संधि, जो जैसा है उसको वैसा ही रखना। तो आप समझिएगा जो 8 स्वर संधियां हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप और प्रकृति भाव, ये आपको ही इनके नाम की सार्थकता। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ लिया प्रदीप भैया तो अयादि संधि का नाम अयादि क्यों पड़ा, इसको यण क्यों नहीं कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें संधि कार्य होने के बाद स्वर में, और संधि कार्य कहाँ होगा, स्वर में होगा, आप ये भी समझते रहिएगा, क्योंकि स्वर संधि में पढ़ रहे हैं ना। अगर यही व्यंजन में पढ़ते तो यह व्यंजन में होता। तो जब कोई स्वर आपको बदल कर कभी अय हो रहा है, कोई स्वर आ रहा है जो अव हो रहे हैं, कोई आय हो रहा है, कोई आव हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में आय आव आय आव होगा, तो हमारा मित्र हो जाएगा अयादि स्वर संधि। अगर आपसे कोई पूछे भैया गुण संधि का नाम गुण क्यों पड़ रहा है, गुण संधि का नाम गुण क्यों पड़ा, तो चूंकि इसमें संधि कार्य होने के बाद, समझिएगा, जहां पर संधि कार्य होने के बाद गुण संज्ञक वर्ण ही हो, जैसे इसमें संधि कार्य होगा तो आपका गुण संज्ञक वर्ण ही हो, तो आपका हो जाएगा गुण संधि। गुण क्या संज्ञक कौन कौन से, अ ए ओ, जहां कहीं भी संधि कार्य होने पर दो स्वरों में संधि कार्य हो और कभी अर्थात कभी अर के रूप में आए, अल के रूप में या ओ आए, तो आपको क्या हो जाएगा, एक गुण स्वर संधि हो जाएगा। कोई पूछे वृद्धि स्वर का नाम वृद्धि क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें संधि कार्य होने के बाद इसमें क्या हो जा रहा है, वृद्धि स्वर हो जा रहा है। तो जब भैया वृद्धि स्वर हो जाएगा, अब वृद्धि कौन कौन से स्वर है, तो वृद्धि संज्ञक स्वर आपके पास 3 है, आ ऐ औ। अब ये आ कभी आर के रूप में आएगा, कभी आल के रूप में आता है, ये हुआ आपका। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं प्रदीप भैया। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि। भाई व्यंजन ये नहीं कि स्वर में ही है, ऐसे व्यंजन संधि में भी है, वहां भी आपको नाम की सार्थकता है। अब व्यंजन संधि, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। आपको है दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग कितने पढ़े, 8 संधियां हमने आपको बताया। तो व्यंजन में हम आपको बताएंगे 7 और विसर्ग में 6। अब देखिए व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे,
अब पहले तो व्यंजन का नाम व्यंजन क्यों पड़ा, थोड़ा सा ये भी सार्थकता हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे संधि कार्य होने पर क्या होता है, पहले तो स्वर और व्यंजन में काम होगा, या व्यंजन और व्यंजन में ही काम होता है, और इसमें जो होगा ना वो व्यंजन वर्ण ही आएगा स्वर। सबसे बड़ी बात है इसमें संधि कार्य होने के बाद आपको व्यंजन वर्ण ही मिलता है। तो भैया जब व्यंजन वर्ण ही मिलेगा तो आपको व्यंजन संधि हो जाएगी। अब इसमें देखिए कौन कौन से आपको आते हैं, जैसे आपका एक है इष्टुत्व व्यंजन संधि, इष्टुत्व व्यंजन संधि, इष्टुत्व के बाद है इष्टुत्व व्यंजन संधि, इष्टुत्व व्यंजन संधि। और इसके बाद है तीसरे नंबर पर है आपका जस्त्व व्यंजन संधि, जस्त्व व्यंजन संधि। चौथा है आपका चर्त्व व्यंजन संधि, संधि। पांचवा है आपका लत्व व्यंजन संधि, छठा है आपका लत्व अनुस्वार, अनुस्वार व्यंजन संधि। और अंत में आपका परसमण। अब आप एक चीज समझिएगा भैया, देखिए आपको है इसमें इष्टुत्व व्यंजन संधि, इष्टुत्व व्यंजन संधि, जस्त्व व्यंजन संधि, और उसके बाद क्या है आपका चर तो है, अब आप एक चीज समझिएगा, मान लिया आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी आपका त्व मिल गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ व्यंजन संधि में इसी त्व का सब खेला होता है। व्यंजन संधि में आपको इस पांचों में जो त्व लगा है बहुत कुछ आपको बता रहा है। जैसे लघु माने क्या होता है, लघु माने छोटा, चलिए। गुरु माने होता है क्या, बड़ा। इसी को कहते हैं कि लघु में, लघु मतलब लघु है छोटा, और छोटा हो जाए इसीलिए आपको प्रयुक्त कर दिया जाता है लघुत्व। बड़ा हो जाए गुरुत्व, मनुष्य है भैया, मनुष्य हो जाए मनुष्यत्व, पशु है भैया पशुत्व, पशु हो जाए पशुत्व, द्रव है मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, करें द्रव हो जाए तो द्रवत्व, द्रवत्व। तो आपका एक चीज और समझिएगा, दर्शन इत्यादि में तो आपका जात के लिए बोधक होता है। जैसे गो है तो गो एक जाति है, तो गो तो क्या हो जाएगा उसका जाति हो जाएगा, गो एक पिंड है, गो तो उसकी जाति है, मनुष्य एक पिंड है, मनुष्य तो उसकी जाति है। हर मनुष्य में आपको मनुष्यत्व तो रहता है। तो जब भी आपको व्यंजन संधि पढ़ना है, व्यंजन संधि पढ़ने से पहले आपको इनको ध्यान देना है। हाँ, पहले आपको तो समझना है तो आपको क्या काम कर रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट, और समझिए यहाँ तक तो ठीक था, मैटर क्या होता है हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं स्टोइस्टोनास्यु से, मेन मैटर वहां पर आपका गड़बड़ होता है। देखिए हाँ, जहां भी आप देखेंगे वो डायरेक्ट आपको शुरू करेंगे स्टोइस्टोनास्यु, और उनको पीछे वाली क्लास से भूमिका से नहीं मतलब है कि आपको क्या है यहाँ पर। अब देखिए करें जो लघु माने होता है छोटा, जो लघुत्व
जो छोटा हो जाए उसके लिए लघुत्व। गुरु है, गुरु माने बड़ा, जो बड़ा हो जाए गुरुत्व। मनुष्य है, मान लीजिए कोई है जिसको करें मनुष्यत्व, मनुष्य हो जाए मनुष्यत्व। पशु को कह रहे हैं पशुत्व। द्रव नहीं है, मान लीजिए जो द्रव नहीं उसको द्रव हो जाए द्रवत्व। इसी प्रकार अब आप देखिएगा अब संधि में तो कह रहे हैं इष्टुत्व। अब इष्टुत्व हो जाए, इष्टु वर्ग लिखा होता तो ठीक था, लेकिन आपको यहाँ लग गया तो है आपसे कह रहा है कि भैया इष्टुत्व हो जाए। अब किसका हो जाएगा, कब हो जाएगा, इस चरण में हमको इससे मतलब नहीं है। अब इष्टुत्व मतलब होता क्या क्या है, हमको इससे मतलब है यहाँ पर। तो पाणिनि भैया संक्षिप्त कहने की इनकी प्रक्रिया है, समझिएगा। अब इनको संक्षेप में कहने की इनकी आदत हो चुकी है। तो अब इष्टुत्व हो जाए, इसके लिए इष्टुत्व में क्या है, तालव्य षकार है, आधा है। चू मतलब च वर्ग है, तो च छ ज झ ञ। करें इष्टुत्व में करें कि कोई भी वर्ण आपको बदल कर कहाँ हो जाए, या तो तालव्य षकार में बदल जाए अथवा च छ ज झ ञ, इन 5 वर्णों में बदल जाएगा। चाहे तो आपको तालव्य षकार में बदल जाएगा अथवा च छ ज झ ञ हो जाए तो आपका इष्टुत्व व्यंजन संधि हो जाएगी। इष्टुत्व संधि नहीं, इष्टुत्व व्यंजन संधि, इष्टुत्व व्यंजन संधि, जस्त्व व्यंजन संधि, चर्त्व व्यंजन संधि। तो समझिएगा क्या है। तो पहले तो आपका देखिए कोई भी शब्द है, कोई भी है, अब इसमें व्यंजन है तो व्यंजन ही बदलेगा, समझिएगा। कोई भी व्यंजन किसी भी कंडीशन में, चाहे उसके बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो बदल कर यदि आपको तालव्य षकार अथवा च वर्ग में जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पर इष्टुत्व संधि हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा है हमारा इष्टुत्व संधि। तो इष्टुत्व में क्या हो जाएगा, तो भैया तो संधि कार्य होने के बाद क्या, ये संधि कार्य होने के बाद की स्थिति बता रहा हूं आपको। तो आपको देखिए मूर्धन्य श हो जाए अथवा ट ठ ड ढ ड़। देखिए चाहे तो आपको किसी भी कंडीशन में संधि कार्य होके या तो मूर्धन्य षकार हो जाए अथवा ट ठ ड ढ ड़ हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा इष्टुत्व व्यंजन संधि। अब आपको देखिए जस्त्व व्यंजन संधि। अब जस्त्व व्यंजन क्या है, तो भाई आप लोग प्रत्याहार पर, जस प्रत्याहार हमारा बनता है सूत्र संख्या 10। तो संधि कार्य होने के बाद इसमें क्या करें, जस प्रत्याहार का वर्ण। तो जस प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, ज ब ग आ, आ, ज ब ग ड ड। ये आपको जब संधि कार्य होने के बाद कोई भी वर्ण आपको ज में बदल जाए, ब में बदल जाए, ग में बदल जाए या ड में या द में बदल जाए तो आपको क्या होता है, जस तो व्यंजन संधि होता है। अब कुछ कंडीशन होगा भैया, किस कंडीशन में बदलेगा और कौन सा वर्ण बदलेगा, देखिए सब होगा नियम, लेकिन आपको इतना मान लीजिए जैसे आपने संधि देखा और संधि को आपने तोड़ा तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पर कोई शब्द है जो बदल कर ड हुआ है। आप एक बात तो समझिए भैया, ड हुआ इसका मतलब जस तो संधि है, ये आपने संधि तो आपने लगा लिया। अब कौन सा वर्ण बदला है आपको यही देखना है भैया, और किस कंडीशन में बदला है। फिर आपका आता है चर्त। अब ये जो जस तो है ये दो होता है, एक पदांत होता है एक अपदांत होता है। अब आपका आता है चर्त। तो चर्त में क्या हो जाए, चर्त में भी करा कि भैया चर्त हो जाए, जैसे जसत्व में था जस में था क्या जस हो जाए, उसी प्रकार आपका चर भी प्रत्याहार है। चर आपका क्या है, और चर प्रत्याहार आपका कहां से बनता है,
ख फ छ ठ त च ट त व अर्थात 11 सूत्र से। तो च ट त व क प य च ट त व क प श ख श। सही है क्रम में? क्रम इनका सही नहीं रखा सवाल का, यही होता है ना। तो इतने आपको संधि कार्य होने के बाद कोई, अब देखिए इसमें क्या है, आप एक चीज और समझिएगा। च वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला, त वर्ग का पहला, क वर्ग का पहला, प वर्ग का पहला। अर्थात जब संधि कार्य होने पर वर्ग का पहला हो जाए अथवा तीनों समस्या, तो कभी तालव्य सकार हो जाएगा, कभी मूर्धन्य सकार हो जाएगा और कभी दंत सकार हो जाएगा। तो भैया ये होते हैं चर प्रत्याहार के वर्ण। यदि संधि कार्य होने पर आपको ये मिल रहे हैं च ट त क प श ख श, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चार तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अब आप देखिएगा अगला है लत्व, ये सीधा कराएं, ल हो जाए, लत्व सीधा करता है, ल तो लत्व हो जाए। अब ल किसका हो जाएगा, कोई भी वर्ण आएगा अगर बदल कर ल हो रहा है तो भैया क्या हो जाएगा, वहां पर लत्व व्यंजन संधि हो जाएगी। लत्व में क्या हो जाए, ल हो जाए, हो जाए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, ल जो होगा अपना संस्कार नहीं छोड़ेगा। संस्कार क्या है, यदि ये समझिए अनुनासिक स्वरों पर होगा, मान लीजिए कोई अनुनासिक व्यंजन है, जैसे आपको वर्गों के पंचमाक्षर हैं, अगर इनके स्थान पर होगा तो अनुनासिक होगा। हाँ, और मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए जैसे कहीं कैसे कंडीशन हुआ अंगा के स्थान पर ल होना है, तो जब तो ल ऐसे हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। न के स्थान पर होना है तो आपको ल अनुनासिक हो जाएगा, बाकी का अनुसार होना तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ल जहां भी होगा अपना संस्कार लिए रहेगा पूर्व वाले का। यदि पूर्व वाला अनुनासिक है तो ल भी क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो लत्व में आपको क्या है कि ल हो जाए, कोई भी वर्ण बदल कर, कहीं से भी बदल कर किसी में व्यंजन में परिवर्तन होकर आपको क्या आ जाएगा, ल हो जाएगा, तो आपको लत्व संधि हो जाएगी। अब आपका है अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार मतलब क्या, अनुस्वार हो जाए, अनुस्वार हो जाए, जहां पर कुछ भी कोई वर्ण होगा बदल कर अनुस्वार हो जाए। अब कुछ वर्ण होंगे खास तौर से वर्गों के पंचमाक्षर इसमें, तो जब बदल कर क्या होता है अनुस्वार हो जाता है, तो आपको क्या हो जाता है, वैसे तो कहते हैं मह अनुस्वार है, इनका जो सूत्र है मोह अनुस्वार है कि म का अनुस्वार हो जाए, लेकिन म का नहीं, कई व्यंजनों का अनुस्वार यहाँ पर होता है, मुझे गंगा का भी होता है, यहाँ का भी होता है। तो अनुस्वार हो जाए, फिर आपको करें पर श्रवण व्यंजन संधि। तो पर श्रवण जो व्यंजन संधि है इसको बोलते हैं पर श्रवण पंचमाक्षर, पंचम अक्षर तो पंचमाक्षर। अर्थात अब ये देखिए, एक तो कंडीशन क्या कहें, एक तो भैया ये कह रहे हैं कि जो कोई भी वर्ग का होगा, क्योंकि अनुस्वार और परश्रवण एकदम आगे पीछे के हैं, जब कोई पंचम वर्ग बदलकर अनुस्वार हो जाए तो अनुस्वार संधि होती है। और जब यही अनुस्वार किसी का पंचमाक्षर बन जाए, मान लीजिए जैसे हम एक वाक्य यहाँ लिख रहे हैं पुस्तकम पठत, ऐसे हम लिख रहे हैं पुस्तकम पठत। अब हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि भैया हम इसको क्या कर दें, आगे प है इसको हम अब ऐसे में इसको पुस्तक करें और इसको आगे पंचमाक्षर करने पठत ऐसे कर दें, तो भी आपका सही है। या तो ऐसे आपको लिखा हुआ है, अब इसको मुंह अनुस्वार से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप करेंगे पुस्तकम
पठत या पदी, तो दोनों रूप आपका सही होता है। तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, देखिए कभी पुस्तकम पठत, पुस्तकम पठत या पुस्तकम पठत, तो जब कोई अनुस्वार हो जाए और जब कोई क्या हो जाए, कोई वर्ण बदलकर वर्ग का पंचमाक्षर हो जाए, तो वर्ग का जब पंचमाक्षर हो जाएगा, मान लीजिए क्या, वर्ग का पंचमाक्षर, जब यही वर्ण बदलकर क्या होता है, वर्ग का पंचमाक्षर था पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का पंचमाक्षर कौन कौन से, ये यंग मंगलम, जो आपके 5 हैं, कुचु टू तुपु, इन्हीं का पांचवा वर्ण हो जाएगा। कोई वर्ण आएगा जो बदलकर वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, तो ये मित्र आपका होता है पर श्रवण व्यंजन संधि। तो देखिए इस सूत्र में फिर से आप देख लीजिएगा, इस सूत्र में क्या होगा, संधि कार्य होने के बाद तालव्य च वर्ग, तो च वर्ग में च छ ज झ इया, तो संधि कार्य होने के बाद या तो आपका तालव्य हो जाए अथवा च छ ज झ इया में से कुछ हो जाए, तो ये आपका होता है स्तुत। फिर आपका है स्तुत व्यंजन संधि। तो संधि कार्य होने के बाद अब आपको देखिए तो आपको जरूर ध्यान देना है, तो पर आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देना है, क्योंकि आपको जल्दी ऐसा भैया कहीं पढ़ने को मिलेगा नहीं, आप लोग इतना समझते हैं। हाँ, अभी देखिए देखिए नाम की सार्थकता में आपको बहुत कुछ छिपा होता है, क्योंकि नाम की सार्थकता से भाई व्याकरण में बहुत काम होता है। अभी देखिए कोई सूत्र आप पढ़िए, समास इत्यादि में चलिए, तो वहां तो पूरे के पूरे सूत्र ही नाम की सार्थकता से आपको आते हैं। समास में अगर आपको नाम की सार्थकता बता दी जाए तो आपको सूत्र पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, फिर आप समझ लेंगे। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए ठीक है, तो आपको ये तो नहीं समझ में आ रहा है कौन सा वर्ण बदला है, लेकिन आप ये तो समझ ले रहे हैं कि भैया वर्ण बदल कर इसमें से आया, और पेपर में आपको यही पूछा जाता है। अगर आपको इसको नाम की सार्थकता पता है तो आप लोग इसको तुरंत करेक्ट कर देंगे संधि। आपको भले सूत्र नहीं पता है, सूत्र क्या कहता है नहीं पता है, लेकिन अगर आपको एक काम पता है इस सूत्र का कि इसमें काम होने के बाद क्या होता है, काम होने के बाद यही होता है कि तालव्य च छ ज झ यहाँ में कोई वर्ण बदल जाएगा। जब कोई वर्ण क्या हो, मूर्धन्य ष अथवा ट वर्ग में था ट ठ ड ढ ड़ में बदल जाए तो स्तुत होती है। और जस्त में क्या है, तो जब संधि कार्य होने के बाद जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाए, तो जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, तो वर्गों का तीसरा, वर्ग का तीसरा अर्थात माहेश्वर सूत्र में सूत्र संख्या 10। तो जब आपका संधि कार्य होने के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाए तो भैया आपका जस्ट संधि होता है। चर्त में क्या है, जब आपका संधि कार्य होने के बाद, समझिएगा, जब आपका यहाँ पर संधि कार्य होने के बाद क्या हो जाएगा, वर्ग का प्रथम और तीनों स्वर अर्थात उसमें, क्योंकि चर में आपको वर्ग का प्रथम आता है और तीनों स्वर। तो जब आपका ऐसा हो कि संधि कार्य कहीं हो किसी वर्ण में और उसमें वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, तो इसमें आपका हो जाएगा चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। संधि कार्य होने के बाद आपको चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा, तो आपको चर तो व्यंजन संधि हो जाए। और आप समझिए व्यंजन संधि हो और कहीं भी आपको लाया, ये बहुत अच्छा नियम है, व्यंजन संधि में कहीं भी लाया है तो आप मान लीजिए लट्टू संधि, क्योंकि एक में लह होता ही है। यहाँ पर व्यंजन संधि में कोई अगर आपको बदला है ल वर्ग, तो भैया आप इसको ल आ रहा है तो आप लट्टू संधि लगा दीजिए। अनुस्वार क्या है, कोई वर्ण बदल कर अनुस्वार में जा रहा है तो भैया अनुस्वार संधि हो जाएगी। और परश्रवण क्या है, तो जब अनुस्वार क्या है, यही अनुस्वार जब आगे वाले को देख के उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है तो होता है आपका परश्रवण व्यंजन संधि। परश्रवण पंचमाक्षर, ये हुआ आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि के नाम की सार्थकता। तो भाई विसर्ग भी आज देख लिया जाए, तभी क्लास स्टॉप किया जाए। जैसे नाम की सार्थकता हो जाए
तो कल हम इनके चलें काम की सार्थकता। भाई पहले तो देखिए इसको लोकल बताएंगे, फिर ये हम आपको बाबूराम सक्सेना पर आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट बाबूराम सक्सेना पढ़ा देने से कुछ फायदा निकलता नहीं, और बाबूराम सक्सेना से संक्षिप्त नोट्स कोई बना भी नहीं सकता। वो इतनी संक्षिप्त में नोट्स है ये पुस्तक, अगर किसी को नोट्स बनाना हो ना तो कुछ ना करे, बाबूराम सक्सेना का तो कॉपी करा के रख लो या तो किताबें खरीद लो। अब देखिए विसर्ग संधि में, तो विसर्ग आपको देखिए विसर्ग संधि में क्या होता है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि में पूरा खेला कहाँ होगा, विसर्ग में ही होगा, क्योंकि इसका नाम ही है भैया विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में जो भी कार्य होगा इसी विसर्ग में होगा, तो समझिएगा। यही विसर्ग कभी आपको स में बदलेगा तो हो जाएगा सत्व संधि, कभी ये बदलेगा र में तो हो जाता है रुत्व संधि, कभी यही बदलता है उ में तो हो जाता है उत्व संधि। तो कभी आपको देखिए ये आपको वैसे तो संधि नहीं है, इसको सत्व विधान, रुत्व विधान, उत्व विधान बोला जाता है। अब भाई विसर्ग के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाता है इसलिए बता देते। तो देखिए यही विसर्ग क्या है, कभी सत्व में जाएगा तो इसको आप सत्व विसर्ग संधि न लिख के आप लिखिएगा सत्व विधान, तो ज्यादा अच्छा होता है। कभी आपका सत्व विधान हो जाएगा विसर्ग का, कभी रुत्व विधान हो जाएगा ये विसर्ग, कभी रू में हो जाएगा, और कभी उ में हो जाएगा, तो कभी उत्व विधान हो जाता है। तो सत्व विधान, रुत्व विधान या उत्व विधान। तो विसर्ग संधि में आपको क्या ध्यान देना है, यही विसर्ग आपको कभी स में बदलेगा। हाँ, सत्व मतलब स हो जाए, रुत्व मतलब रू हो जाए, और उत्व मतलब वो। देखिए त्व का आपको विशेष है ना, तो हमने आपको बताया तो व्यंजन में कि भैया त्व मतलब हो जाए, तो सत्व का अर्थ मतलब स हो जाए, संधि कार्य होने के बाद आपको क्या हो जाए, स हो जाए, तो आपको हो जाता है सत्व विसर्ग संधि या सत्व विधान। यही विसर्ग है। कुछ आगे कंडीशन होगी, पता चला भैया रू में हो रहा है तो रुत्व विधान हो जाएगा। फिर आपका है कहीं कहीं आपको यही विसर्ग उ में हो जाता है, जैसे अतोर इत्यादि कंडीशन में, वहां पर आपको इसको उ हो जाता है, ये होता है उत्व विधान। जब विसर्ग स होगा तो सत्व, रू होगा तो रुत, उ होगा तो उ। अब अर्थात विसर्ग का देखिए आप तो क्या हुआ, विसर्ग में हो रहा है सरऊ, आपको सरऊ याद कर लेना है। विसर्ग के लिए आपको सरऊ एकदम आपको रट लेना है, कभी विसर्ग का स होगा, कभी रू होगा, कभी उ, तो भैया सरू न लिख आप लिख दीजिएगा सरऊ। अगर आप समझिए विसर्ग संधि, ये आप सरऊ आ गया आपको समझ में, कहाँ श होगा, कहाँ र होगा, कहाँ उ होगा। अब कब होगा, कैसे होगा भाई, अगले में। और यहाँ आपको विसर्ग संधि 3 और बताने के लिए, तो आपका रोर है, रोर इसी में आएगा आपको, रोर है, वाशर है, और एक और आएगा। अब जैसे इसमें देखिए एक आता है आपको रोर, एक आता है रोर, ये भी आपको विसर्ग में आता है, और एक है आपका सूत्र वाशर। तो देखिए रोर ये आपसे क्या कहता है, पहले तो विसर्ग में क्या हुआ समझिएगा, पहले तो सत तो रु तो होगा विसर्ग का, उसके बाद जब रोर कहता है कि यदि र के बाद, रोर भी आपका सूत्र करें कि र के बाद र होने पर, देखिए सूत्र आपका ऐसे था, ये आपका सूत्र था ऐसे, रह री, रह री, तो हस लगा आपको और इसको कर दिया ओ, तो आपको बना रो री। अब री, ये वाला जो री है र, इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, री बनेगा। तो ये कह रहा है कि र के बाद री होने पर,
पूर्व री का लोप हो जाता है, ऐसे आपको कहता है। र के बाद र होने पर पूर्व र का लोप। फिर इसके बाद है वा सर, कहता है तो हाँ वा मतलब विकल्प से सर। यदि बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण, सर मतलब सर बाद में क्योंकि आपका सर प्रत्याहार है सर, और इसी का सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है सर। तो कहते हैं सर प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। तो भैया देखिए सर प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर क्या क्या आपको कंडीशन बनेगी, तो आपको बताएगा वह सर। ये आपका एक हुआ कि कहीं कहीं भैया सर, क्योंकि खर और सर में थोड़ा सा आपको यहाँ मैटर रहता है, क्योंकि जो खर में आता है वो सर में आता है, इसीलिए करें वा सर विकल्प से कर रहे हैं। एक आपका सूत्र भी इसमें छूट रहा है कोई, तो अभी हम लोगों को भाई देखिए इतना देखना है। एक सूत्र भी आपको कोई छूट रहा है, इसको हम आपको कल बता देंगे, फिर से भाई एक बार रिवीजन कराएंगे, उस रिवीजन में हम आपको बता देंगे। तो आपको ध्यान देना है आज की क्लास में। देखिए हमने पढ़ा है क्या, व्यंजन में पढ़ा है 8, सॉरी स्वर में पढ़ा है 8, और विसर्ग में आपको व्यंजन में 7 और विसर्ग में 6 आपको बताएंगे। तो आपको इसे टोटल आपको 8 7 15 6 21 संधियां हो जाती है। और कभी कभी आप समझिए संधि के भेद भी पूछे जाते हैं, स्वर संधि के कितने भेद है, तो आप ये 8 ही लगाइएगा, व्यंजन के आपको 7 ही लगाने, जो मोस्ट रूप से आपको पढ़ाए जाते हैं। बाकी तो भाई देखिए बहुत जगह व्यंजन की भी कंडीशन प्राप्त होती है और विसर्ग की भी। स्वर की तो मान लीजिए पूरी कंडीशन आपके सामने लिख दी जाती है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग के बहुत से सूत्र होते हैं, तो आपको पूरे सूत्र आपको यहाँ नहीं बताए जाते, उतने आपको बता दिए जाते हैं, जितने में आपका काम चल जाएगा। तो सत्व संधि, रुत्व संधि, उत्व संधि, तो सत्व विधान, रुत्व विधान, उत्व विधान। फिर आपका है रोरी, तो र के बाद र होगा तो पूर्व र का लोप और वा श। इतने सूत्रों को आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, और इसमें नाम की सार्थकता आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे हम लोग अगली क्लास में आए तो आपको इसका रिवीजन करा करके मित्र आगे बढ़ा जाए। क्योंकि देखिए बिना रिवीजन के और ये नाम के बिना सार्थकता के आपको संधि समझ में भी नहीं आती। क्या हुआ भैया? नहीं, इसमें तो देखिए कई नाम है अभी, तो अभी आपको जैसे रोड सूप भी बचा है, तो रोड सूप तो है, तो रोड या तो ये तो उत्तर विधान हो जाएगा। नहीं दे रहा है यहाँ पे, हम आपको बता देंगे कल वाली क्लास में। तो इस प्रकार भाई आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, नमः संस्कृताय।